हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों सामाजिक अध्ययन का है। और यह दोस्तों 6/4/2024 को दोस्तों पूछा गया है यह प्रश्न। तो आप इस 20 क्वेश्चन को देखिए कि किस तरह से आपका सामाजिक अध्ययन से ये क्वेश्चन आता है। तो अगर आप 2026 का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों, हिटलर किसका परिवर्तक था? ए नाजीवादी, बी फांसीवादी, सी उग्रवाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो हिटलर किसका प्रवर्तक था दोस्तों? तो हिटलर जो है यह नाजीवादी का प्रवर्तक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जर्मनी का तानाशाह हिटलर क्या था? तानाशाह था जो नाजीवाद का प्रवर्तक था। और दोस्तों इसने नाजीवाद विचारधारा की शुरुआत 1920 ईस्वी में किया था। दोस्तों 1920 ईस्वी में, और इसी के कारण दोस्तों 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तो दोस्तों यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन वाणिज्यिक कृषि नहीं है? ए वाणिज्यिक अनाज कृषि, बी मिश्रित कृषि, सी कार्बनिक और डी रोपण कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वह कार्बनिक ऑप्शन व सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा डैश साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। ए ग्रीक, बी रूस, सी प्रशिया और डी तुर्क दोस्तों। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है तुर्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है तुर्क। और दोस्तों 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा गया था इसी समय 1871 के बाद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ए शिशिर कुमार घोष और राधा कांत देव, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये किनके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1876 ईस्वी में की गई थी। यह भी आप याद रखिएगा। कब दोस्तों? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ए 1764, बी 1769, सी 1773 और डी 1775। तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। स्पिनिंग जेनी का मतलब हुआ दोस्तों कटाई मशीन। क्या है दोस्तों? कटाई मशीन है। इनका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। जेम्स हारग्रीव्स ने किया था दोस्तों 1764 में। कब दोस्तों? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, रबर किस प्रकार के वनस्पतिक श्रेणी में आएगा? ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी पर्वतीय वन और डी मैंग्रोव वन। तो दोस्तों रबर है, रबर किस वनस्पति के श्रेणी में आएगा दोस्तों? तो रबर जो है दोस्तों यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों धुएं और कोहरे का जो सम्मिलित रूप होता है वह क्या कहलाता है? ए ओस, बी वर्षा, सी बर्फ, ओला और डी धुंध। धुएं दोस्तों गैस है, उसमें कोहरा, तो कोहरा दोस्तों द्रव है। जब ठोस में दोस्तों द्रव मिलता है तो दोस्तों या गैस में द्रव जब मिलता है दोस्तों तो क्या बनाता है, यह पूछ रहा है। तो दोस्तों वो बनाता है धुंध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। धुएं और कोहरे का जो सम्मिलित रूप होता है धुंध यानी स्मॉग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? दालों का उत्पादन करता है दोस्तों, ए महाराष्ट्र,
बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो दोस्तों दालों का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? तो वो मध्य प्रदेश करता है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों, सी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा उपजाए जाता है, सबसे अधिक सोयाबीन यहीं पे उपजाई जाती है, तो इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है, तो सबसे अधिक वन कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों यहाँ पे शेर यानी कि दोस्तों शेर सब भी जो है सबसे ज़्यादा यहीं पे पाया जाता है, तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों यह आप याद रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनका जो राइट आंसर था मध्य प्रदेश था दो लोग का। दोस्तों दाल दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों दाल दिवस जो मनाते हैं 10 फरवरी को मनाते हैं। कब दोस्तों? 10 फरवरी को दाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2016 को दोस्तों पूरे भारत में दाल दिवस मनाया गया था फर्स्ट बार, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? ए मैग्नीज, बी एल्युमिनियम, सी कॉपर और डी चूना पत्थर। तो बालाघाट खानों में दोस्तों किस खनिज का खनन किया जाता है? तो दोस्तों वहाँ पे कॉपर का खनन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मैग्नीज का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो उड़ीसा में होता है दोस्तों, उड़ीसा में मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कहाँ पे? तो भारत में। दोस्तों चूना पत्थर ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, चूना पत्थर बिहार के रोहतास और कैमूर जिला में ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालय युग की छाल, सोयों, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है का प्रयोग डैश इलाज के लिए किया गया है? ये दोस्तों डायरेक्ट ही उठा लिया गया 10th के ज्योग्राफी में, जो आपको हेडिंग ने दिखता होगा हेडलाइटिंग में, तो वहाँ से सीधे सब कुछ उठा लिया गया है। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इनका कैंसर में प्रयोग करते हैं। किस में दोस्तों? कैंसर में प्रयोग करते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। मलेरिया दोस्तों, यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, और इसमें प्रतिरक्षा जो दोस्तों होता है उनकी कमी होते जाता है। क्षय रोग दोस्तों फेफड़े में होता है, फेफड़े में इनके, और मधुमेह इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, जो कि इंसुलिन दोस्तों यह अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि परमाणु ऊर्जा एक डैश है? ए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, बी ऊर्जा की गैर नवीकरणीय स्रोत, सी ऊर्जा के ना तो नवीकरणीय और ना ही गैर नवीकरणीय स्रोत, और डी इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु ऊर्जा क्या है दोस्तों? तो परमाणु ऊर्जा है दोस्तों यह ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नवीकरणीय का मतलब दोस्तों जो हमें खत्म होने के बाद पुनः प्राप्त हो जाते हैं उनको नवीकरणीय कहते हैं। गैर नवीकरणीय यानी कि अनवीकरणीय, जिनका हम उपभोग करते हैं और खत्म होने के बाद वह पुनः हमको प्राप्त नहीं होते हैं, वो होता है अनवीकरणीय यानी गैर नवीकरणीय। तो इनमें आता है दोस्तों सूरज का प्रकाश यानी सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब आता है नवीकरणीय में। गैर नवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए जेके सीमेंट उद्योग, बी रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग, और डी टाटा लौह इस्पात उद्योग। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वह है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। दोस्तों बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 1964 ईस्वी में कहाँ पे की गई थी दोस्तों? झारखंड में। कहाँ पे? तो झारखंड में की गई थी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? ए में है 0.2, बी में है 0.28, सी में है 0.33 और डी में है 0.07। तो बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? दोस्तों यह भी ज्योग्राफी का सीधा ही प्रश्न, यानी कि आपका 10th लेवल का एग्जाम होता है तो 10th से ही पूरे क्वेश्चन उठाया जाता है, इसलिए आप 10th का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, एक एक लाइन। तो आपका जो जितना भी एग्ज़ाम है दोस्तों, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, वन लाइनर वाला यानी वन डे वाला, सभी आपका निकल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं इनका राइट आंसर है कि 0.07, ऑप्शन में डी
बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिली किस महाद्वीप में स्थित है? ए में अफ्रीका, बी में एशिया, सी में दक्षिण अमेरिका और डी में उत्तरी अमेरिका। तो चिली जो है दोस्तों, चिली यह दक्षिण अमेरिका में स्थित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? यह जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, यह किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी में रूस, सी में अमेरिका और डी में है ब्रिटेन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है रूस। कहाँ से लिया गया? रूस से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ से दोस्तों? रूस से। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 4 क में रखा गया एक, यह दोस्तों भाग 4A को हुआ और अनुच्छेद 51 को में रखा गया दोस्तों, और 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको लाया गया था दोस्तों, यानी कि जोड़ा गया था। कौन सा दोस्तों? तो अनुच्छेद 51 को, अनुच्छेद 51 को, उसके बाद भाग 4 को में, भाग 4 को में, और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी संसद, सी चुनाव आयोग और डी प्रधानमंत्री। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों, इनको शपथ ग्रहण जो कराता है दोस्तों, वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति कराता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? ए विविधता में एकता, बी सर्वधर्म, सी विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, और डी विविधताओं का राजनीतिक पर प्रभाव। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह विविधता में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ए है बहुजन समाज, बी है क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी है एकात्मक मानवतावाद और डी में आधुनिकता। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है आधुनिकता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? ए इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, बी हमेशा निराशा पैदा करता है, सी इनमें से कोई नहीं, और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों कौन सी सामाजिक समस्या की इनमें से विशेषता है दोस्तों वह पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, यही इनका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? ए आतंकवाद, बी जातिवाद, सी परिवारवाद और डी इनमें से सभी। तो भारत में लोकतंत्र की जो चुनौती है दोस्तों वो क्या है? तो आतंकवाद भी है, जातिवाद भी है, परिवारवाद भी है, ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल राइट आंसर है। लोकतंत्र की चुनौती यानी कि अगर जाति में जाति झगड़ा हो गया दोस्तों, वो भी एक चुनौती है। एक जाति दूसरी जाति से झगड़ा करेगा, अपने जाति के बदले में ही अपने जाति को चुनेगा या कोई भी चीज़ बनाएगा। आतंकवाद भी क्या है? लोकतंत्र का समस्या है। और परिवारवाद भी, अगर एक परिवार में एक से अधिक दोस्तों जनसंख्या में अगर वृद्धि होते जा रहा है तो वह भी एक क्या है? तो लोकतंत्र की चुनौती है। वहीं परिवारवाद, ये अगर मान के चलो एक घर में 2 हैं तो उसके बदले एक घर में 4, इन्हीं के 4 होंगे, फिर इन्हीं का तो जनसंख्या में वृद्धि होता है, परिवार एक बढ़ता है दोस्तों, तो लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ही। इनका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से जरूर अपनी राय बताइएगा। तो मिलते हैं इन्हीं के इसी क्वेश्चन के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।